अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ोरान ममदानी के बारे में, जो कि बहुत ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और वो न्यूयॉर्क के मेरल दौड़ में आगे आगे हैं। हम उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में बात करेंगे, उनकी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, इंसानी हमदर्दी किस हद तक वो करते हैं और वो हमदर्दी इनको कहाँ तक ले पहुँची है, ये भी बात करेंगे। और उनका जो एलिगेंट स्टाइल है, जो कि यंगर जनरेशन और नौजवान नस्ल में काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जो कि वोटर्स को इंगेज कर रहा है, और वो यही वजह है कि वो इस वक्त लीडिंग पोजीशन में हैं। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल ताबूत थे और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थे, उनको वो जो है पीछे छोड़ चुके हैं, और वो मेरल जो इलेक्शन है वो उसमें सबसे आगे हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे उनका ताल्लुक़ किस पार्टी से है, उसका क्या मोटिव है, इनका इलेक्शन कैंपेन का क्या मोटिव है, और हम जो है न्यूयॉर्क के जो मेरल इलेक्शन सिस्टम है उसको भी देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं बायोग्राफ़ी से। इनका पूरा नाम है ज़ोरान कवामी ममदानी। ये अफ्रीकन एक कंट्री है युगांडा, वहाँ पैदा हुए थे 18 अक्टूबर 1991 में। और इनके वालिद जो है वो भी युगांडा बोर्न इंडियन नेशनलिस्ट हैं, और वो प्रोफेसर हैं, एकेडमिक से उनका ताल्लुक़ है, पढ़ाते हैं, वो भी न्यूयॉर्क में पढ़ाते हैं। और इसके अलावा इनकी वालदा जो है उनका ताल्लुक़ इंडियन पंजाब से है, और कहा जाता है कि वो हिंदू फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। और फिर ये अब 1991 से ये चले गए साउथ अफ्रीका। 5 साल युगांडा में रहने के बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए अपने केप टाउन में वालिदैन के साथ। वहाँ ये 2 साल रहे। फिर ये 1998 में यानी 7 साल की उम्र में ये आ गए न्यूयॉर्क सिटी आ गए। वहाँ पर इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की, और वहाँ पर बोर्डविन कॉलेज से 2014 में ग्रेजुएशन की। और इनकी ग्रेजुएशन थी वो ब्लैक स्टडी यानी जो अफ्रीकन पीपल हैं उन पर थी। तो अब हम इसके पॉलिटिकल जो है कैरियर के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रगल इनकी क्या है, और इनका इलेक्शन मोटिव क्या है, और क्या चीज़ इनको जो है मकबूल होने की वजह बनी है। तो अब इनका ताल्लुक़ है वो DS से, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका। इनका मोटिव है कि तमाम लोगों को बराबर हकूक़ दिए जाएँ, फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल, फ्री बसेस, और जो हाउसिंग है उसको अच्छा बनाया जाए। लोग जो है रेंट हाउसिंग जो है उसको भी थोड़ा सा कम किया जाए, और हाई वेजेस किए जाएँ, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, टैक्सेस कम किए जाएँ। ये इनका जो है मोटिव है, और इनकी जमात का भी ये मोटिव है। तो ये 2020 में जो है वो क्वीन डिस्ट्रिक्ट से, जिसको 36 डिस्ट्रिक्ट क्वीन कहा जाता है, वो न्यूयॉर्क सिटी की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये मेंबर सेलेक्ट हुए न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के। 2021 में इन्होंने ऑफिस संभाला, 2022 से 2024 में ये री इलेक्ट हो गए, और 2024 अक्टूबर को इन्होंने ऐलान किया कि वो 2025 में मेरल जो है वो कैंडिडेट होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। जो इनके एक वाक़या बड़ी मकबूलियत की वजह बना कि इन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स थे जो न्यूयॉर्क सिटी में, उनकी इसने बड़ी मदद की। कहा जाता है कि उनको 2000 से 3000 के दरमियान जो है वो एक लाइसेंस के लिए फ़ी पे करनी पड़ती थी न्यूयॉर्क सिटी को। तो बाज़ ड्राइवर्स का ये भी कहना था कि इतना हम कमाते नहीं हैं जितना हम पे करते हैं, हमारे पीछे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, और हमने भी यहाँ खाना पीना है, अपने रेंटल, अपने एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो हमें जो है काफ़ी स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो इसने उन ड्राइवर्स के साथ मिलकर भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल इनकी कामयाब रही, और ये जो है लोग उनके साथ जो सिटी ऑफिशियल्स हैं, सिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ मिलकर जो है काम किया। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो $1100 पर मंथ कर दिए हैं, कि अब ये ड्राइवर 3000 की बजाय वो 1100 पे करेंगे। और फिर गवर्नमेंट ने $65 मिलियन जो है वो बजट में रखे कि अगर
कोई जो है वो पे नहीं कर सकता, तो फिर बैंक जो है वो डायरेक्टली लेगा, किससे, गवर्नमेंट से वो डायरेक्टली लेगा। तो इट वाज समथिंग ऑसम। तो इससे भी इसकी पब्लिसिटी में काफ़ी जो है इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी पजीराई मिली, लोगों ने इस काम को बड़ा सराहा। और इसके अलावा ये और कामों में भी पेश रहते हैं, ये प्लस फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने ये बयान भी दिया है कि अगर नेतन्याहू यहाँ आते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, तो इनके पास ताकत होती है मेयर बनने की, और इनके पास अगर अथॉरिटी आती है तो दे विल अरेस्ट नेतन्याहू। तो ये बोल्ड स्टेटमेंट था। और इसके बाद इन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन पर जो है काफ़ी तनकीद की है, बातचीत की है। इन्होंने भी बदले में जो है वो रिप्लाई दिया है। और भी हलकों से तनकीद आ रही है, और इसके जो नौजवान नस्ल है, जो लोग हैं, वो इसके साथ हैं और वो इसके साथ खड़े हैं। हाउसिंग काउंसलर के तौर पर भी इसने काम किया कि लोगों को उनकी मदद करना, कि एक अफोर्डेबल रेंटिंग में उनकी मदद करना, अगर कोई कानूनी पेचीदगी हैं तो उनमें उनकी मदद करना, अगर उनको लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, वहाँ के रूल नहीं समझ सकते, तो हो सकता है उनको फ्रॉड से बचाने के लिए उनको जो है सहूलत फराहम करता था। तो इससे जो है लगता है कि ये काफ़ी हद तक जो है पब्लिक कंसर्न है, आम लोगों के लिए निकला है। इसी वजह से इसको बहुत सपोर्ट मिल रही है, छोटे कारोबारी लोगों से भी बहुत सपोर्ट मिल रही है, और न्यू जनरेशन के लिए, जिसे हम जेड जेन कहते हैं, उससे भी इसको काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। अब आते हैं हम इस पर, इसका जो माशाल्लाह से इसका जो ताल्लुक़ है, एक 27,000 इसके पास एक वॉलंटियर की टीम है, और ये सबसे बड़ी एक टीम है न्यूयॉर्क में हिस्ट्री में। और इसके अलावा ये जो भाई साहब हैं, ये म्यूज़िशियन भी हैं और हिप हॉप और रैप वगैरह भी करते हैं। यंग कार्डामोम एक म्यूज़िक कंपनी है, उसके साथ भी काम कर चुके हैं। एक डिस्नी फिल्म कंपनी है, उसके साथ भी ये मिलकर एक सॉन्ग कर चुके हैं। तो म्यूज़िशियन बैकग्राउंड होने के साथ साथ एक अफ्रीकन बैकग्राउंड भी है ड्यू टू देयर बर्थ प्लेस, और इनके फादर युगांडा बोर्न इंडियन नेशनलिस्ट हैं। इनकी जो वालदा हैं वो इंडियन पंजाबी कल्चर से आई हैं, और वो भी फिल्म मेकर हैं। तो इट्स समथिंग लाइक अ मिक्सचर ऑफ जीन्स, different cultures this man have from African countries, Indian culture, and इसके अबू मुसलमान हैं। तो being a Muslim, so it is well accepted by Muslim communities and other African people. So इनका जो अब सोशल मीडिया कैंपेन है वो इस हद तक ताकतवर है कि उसने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है। इनका जो बोलने का स्टाइल है इंगेजिंग, और चीज़ें बयान करने का स्टाइल, आप इनकी वीडियो देख लें यूट्यूब पर, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि इनका इलेक्शन सिस्टम जो चॉइस वोटिंग सिस्टम है, कि वोटर्स के पास 5 चॉइसेस होती हैं, 5 कैंडिडेट्स को, वो पांचों को वोट करता है, लेकिन वो अपनी जो चॉइस बताता है कि मेरी फर्स्ट प्लेस पे कौन सी चॉइस है, सेकंड प्लेस पे कौन सी कैंडिडेट की चॉइस, तरह 5 चॉइसेस वो नॉमिनेट कर देता है। आज जब राउंड ख़त्म हो जाता है तो जो सबसे कम कैंडिडेट के वोट्स होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। अगर अब उस वोटर्स की, वो निकालने वाला जो कैंडिडेट है उसकी फ़र्स्ट चॉइस थी, तो उसके वोटर्स को ऐड कर दिया जाता है सेकंड चॉइस में। इस तरह से ये सिस्टम काम करता है, और वोटर्स को इंगेज रखा जाता है कि उसका कैंडिडेट अगर बाहर चला गया है तो फिर भी उसके जो है एक पसंदीदा शख्सियत वो मौजूद है। इससे क्या होता है कि जो आने वाला मेयर होगा और जो कैंडिडेट होगा उसके दरमियान एक एतमाद का रिश्ता बहाल होता है, और वो समझता है कि जो ऊपर गवर्नमेंट बैठी है वो हमारे हकूक़ के लिए काम कर रही है, और हमारी सिलेक्शन से वो
ऊपर गया है। तो इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक दिस एक्शन शुड बी प्रमोटेड इन पाकिस्तान भी ये सिस्टम आ जाना चाहिए, बट आई थिंक दिस विल नॉट हैपन। तो अब वो जो है वो मेरे प्राइमरी जो उनकी इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शन में वो जीत चुके हैं और वो लीडिंग पोजीशन में है। मैं पढ़ रहा था, आई थिंक दे आर 56% उनके पास जो है वो वोटर्स की हिमायत हासिल है। अब जो फाइनल राउंड होने जा रहा है वहाँ पर वो जो मौजूदा न्यूयॉर्क के मेयर हैं एरिक एडम्स, उसको भी वो फेस करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है उन पर, तो काफ़ी हद तक जो है इस्लामिक फोबिक कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इन पर क्रिटिसिज्म आ रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल जो है एस्टेब्लिशमेंट से और कुछ मीडिया आउटलेट से इन पर जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि वो लोग जो है वो इस्लामिक फोबिक होने का सबूत दे रहे हैं, क्योंकि ये भाई मुसलमान है। और कंगना रनावत जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं और अभी पॉलिटिशियन भी हैं, तो वो भी इन पर क्रिटिसिज्म का उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल पाकिस्तानी मुस्लिम बन गए हैं और इनमें इंडियन होने की कोई चीज़, कोई झलक हमें नज़र नहीं आई। तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग, ये कंगना रनावत का कहना था। तो देखते हैं अब क्या होता है। नवंबर में मेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं फाइनल। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। थैंक यू सो मच।